हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैकेनिकल का टीचर पीएस कुशवाहा फ्रॉम ह्यूबर्ट पॉलिटेक्निक लखनऊ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। और आप इस चैनल में पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर, जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन के बच्चे अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3। और सिविल सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो टॉपिक है उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं। चैप्टर 1, 2, 3 में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान चुके हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये जान चुके हैं। हम लोगों ने सेक्शन मॉडुलस पढ़ा और रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा। आज इसके सेक्शन में तो आज का जो हमारा आउटकम रहेगा, आउटकम ऑफ दिस लेक्चर is number 1 moment of inertia of hollow section, number 2 revision of centroid, few general cross sections and one example। तो आज का हमारे लेक्चर का जो आउटकम है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सेक्शन का कैसे निकालते हैं एक। फिर हम जानेंगे कि सेंट्रोइड का कैसे हम निकालते हैं, किसी भी प्लेन का सेंटर हम कैसे निकालते हैं। हालांकि इसको आप मैकेनिक्स में चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं और इसके वीडियो भी हैं यूट्यूब पे पीएस कुशवाहा के नाम से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसका इस्तेमाल तुरंत करना है। फिर जनरल एग्जाम्पल कुछ सेक्शन कैसे होते हैं और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे। अगले लेक्चर में आपको और एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट लेक्चर नंबर 4 ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ hollow section, hollow section का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, बहुत एग्जाम्पल आसान सा है। सपोज करिए ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बीम लंबी है, उसका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं तो रेक्टेंगुलर है, एंड दिस इज hollow। ये है क्रॉस सेक्शन इसका। This is a hollow। This say capital B, this say small b, capital H, and this is small h। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसमें सेक्शन नहीं बना हुआ है, बीच में होल नहीं है, ये पूरी थ्रू है, सॉलिड है, इट इज नॉट होल। और अगर ये होल इसमें नहीं होता, एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता बी बड़ा H अपॉन ये हो जाता। अब हमने बीच में से इतना माल काट कर निकाल दिया, तो माल अगर काट के निकाल दिया है तो फिर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट भी यहां से कट के निकल जाएगा। सोचिए, अगर बीच में से माल आपने काट के निकाल दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच वाला पार्ट भी तो कट के निकल जाएगा। तो होगा ये दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो बीच में आपसे माल काट के निकाल दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां हो जाएगा माइनस, एंड दिस इज बी h³ एंड अपॉन 12। हाउ सिंपल, कितना सरल है।
तो हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया, बस हो गया काम। और अगर y एक्सिस पे चाहिए तो y एक्सिस पे हो जाएगा, y एक्सिस में हो जाएगा h b क्यूब अपॉन 12 माइनस h b क्यूब अपॉन 12। हाउ सिंपल। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द हॉलो सेक्शन, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर लिया। यही अगर सर्कुलर हो जाता कैपिटल D एंड से दिस इज स्मॉल d। अब इसमें कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। ये एक्स एक्सिस है और सर्किल के केस में हम जानते हैं कि जितना x की वैल्यू होती है उतनी ही y की वैल्यू होती है। सेक्शन हो गई। अब इस केस में अगर हमें ix निकालने के लिए कहा जाए, iy निकालने के लिए कहा जाए, तो दोनों बातें बराबर ही होती हैं। अगर ये बीच पे से कटा नहीं होता तो होता पाई d रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 64, सिंपल। लेकिन हमने बीच में से माल काटकर निकाल दिया, तो दिस विल बिकम, चूंकि माइनस करना है तो रेड ले रहे हैं समझाने के लिए, आपको तो नीले पेन से करना है, पाई d रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 64। सो दिस इज द वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है किसी भी हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी है। आप आराम से निकाल लीजिए। पहले मान लीजिए कि पूरा सॉलिड है, पहले कटा हुआ नहीं है, पूरा रख दिया, फिर जितना हिस्सा काट के निकाल दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, सिंपल। और उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने सीख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हॉलो सेक्शन में कैसे निकालते हैं। अब आज का जो लेक्चर है, इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है, उसमें हम चूंकि अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाने वाले हैं, तो इससे पहले कि न्यूमेरिकल जाएं, और चूंकि आपको मैकेनिक्स का वो चैप्टर पढ़े हुए भी महीनों बीत चुके हैं, लॉकडाउन के दौरान आपने पढ़ा था, फिर आपके पेपर हुआ, पेपर भी आपका चूंकि सब लोग पास हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप रिवाइज जरूर कर लें इस टॉपिक को, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अभी रिवीजन करेंगे और आज हमें न्यूमेरिकल करना भी है, तो रिवीजन करने के बाद हम फिर तुरंत इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। सो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। सेंट्रोइड डिटर्मिनेशन। एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में क्या फर्क है? ये सवाल आपने मैकेनिक्स की किताब जब पढ़ी होगी, मेरी वाली अप्लाइड मैकेनिक्स किताब, तो उसके पहले जहां चैप्टर शुरू हुआ तो वहीं पे ये बात मैंने आपको समझाई थी। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र किसी ठोस वस्तु का एक वो गुण होता है, और ठोस वस्तु में जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, और द्रव्यमान को अगर हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। यानी ऐसा बिंदु, ठोस का ऐसा बिंदु जहां पर उसका समस्त भार केंद्रित माना जा सकता है, और भार है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र जो है, ये ठोस वस्तु का गुण होता है जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। तो ये क्या है? सेंट्रोइड। इसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र ठोस वस्तु के बारे में नहीं होता। ये जो है परिकेंद्र, ये किसी समतल के बारे में बताता है, किसी प्लेन, शीट, लैमिना, सरफेस, और किसी सरफेस का एरिया जिस बिंदु पर होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठोस वस्तुओं का गुण है जहां पे संपूर्ण भार कार्य करता है, और सेंट्रोइड किसी समतल का वह बिंदु, समतल पर वह बिंदु जहां समतल का संपूर्ण क्षेत्रफल
केंद्रित माना जा सकता है उसको हम सेंट्रोइड या परिकेंद्र कहते हैं। कैसे निकालते हैं इसको जरा समझते हैं। सपोज करिए आपने उस बुक में एग्जाम्पल भी देखा होगा। सपोज करिए कि ये एक सरफेस है, एक ऐसी सरफेस ले लेते हैं। हमसे कहा गया कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहां है, इस सरफेस का हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। सपोज करिए ये ग्रीन से हमने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पूरी सरफेस को जितने सेगमेंट बन सकते हैं, जितने इसके भाग में इसको बांटा जा सकता है, और ऐसे भाग जिन भागों का क्षेत्रफल या जिन भागों का क्षेत्रफल का फार्मूला हमको पता हो नंबर 1, और जिनका हमको केंद्र लोकेट करना भी आता हो, केंद्र निकालने का फार्मूला पता हो। ये एक अर्धवृत्त है, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। ये एक रेक्टेंगल बन गया आयत, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। ये एक ट्रायंगल है, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C3। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके x2, y2 और इसके x3, y3। ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, x एक्सिस। अब हम उस फार्मूले को एक ही बार में पढ़ लेंगे। हाँ, एक काम और करना होगा। ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेट एरिया A1। ये रेक्टेंगल बन गया आयत, इसका एरिया A2। ये ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया A3। x बार क्या है? x बार सेंटर ऑफ दिस होल एरिया। इस पूरे एरिया जिसमें एक अर्धवृत्त है, एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इसका भी तो एक केंद्र होगा। मिलाकर पूरे फिगर का एक केंद्र होगा, उसके कोऑर्डिनेट। एंड दिस A1 x1, A2 x2, A3 x3 and upon A1, A2 and A3. Similarly, y bar is equal to A1 y1, A2 y2, A3 y3 and upon A1 plus A2 and plus A3. So these are the simple formula जिससे आप सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। क्योंकि अब हम जो न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो उसमें हमको सबसे पहले ये काम करना होगा, उसके बाद ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज अवर प्री रिक्विजिट, ये हमारी पूर्व आवश्यकता है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपके अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स इसको उठाकर आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया गया। इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। यहां पे एक और टिप देनी है आपको। सपोज करिए इसमें यहां पर एक हम होल बना लेते हैं, एक होल, उसका एरिया A4, उसका सेंटर x4, y4। हमसे कहा गया कि अब बताओ, अब देखिए इसमें छेद हमने कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर लगेगा -A4x4, यहां लगेगा -A4 y4, और नीचे पे क्या होगा? -A4 हाउ सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल अब हमको करना है, सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ लिया, एरिया है तो सब प्लस रहेगा। अगर एरिया कहीं से काट के जितना निकाला जाता है तो वो ऊपर भी माइनस के साथ इस्तेमाल तो होगा विद नेगेटिव साइन, और नीचे भी टोटल एरिया में से माइनस, नीचे टोटल एरिया से माइनस हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हम जहां आगे बढ़ रहे हैं, सो दिस इज द आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इन सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इन सेक्शन का इस्तेमाल कब कहां करते हैं, ये आपके आगे की क्लासेस बताया जाएगा। आप चैप्टर नंबर सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे मशीन डिजाइन, तो वहां पर इसका डिस्कशन होगा। अभी आप सेक्शन समझ लीजिए। एल सेक्शन,
ये अंग्रेजी के एल जैसा होता है, एल सेक्शन। टी सेक्शन ये इंग्लिश के टी जैसा सेक्शन होता है। और इन सब सेक्शन का इस्तेमाल आपको आगे करना है जिसमें स्ट्रेसेस निकालने हैं। आई सेक्शन, तो ये आई सेक्शन हो जाएगा। आई सेक्शन। सी सेक्शन ये हो गया सी सेक्शन। So these are the few examples of the section L section, T section, I section, C section। और आज जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं हम इसका एग्जाम्पल उठाएंगे। इसको आज हम एक सवाल करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। So let us draw the figure first। मैं अपनी ही बुक उठा लेता हूं। दिस इज अ टी सेक्शन with following dimensions। What are the dimensions? This is 150 millimeter। 150 millimeter। This is 50 millimeter। यहां मिलीमीटर नहीं लिख रहे हैं, सारी डायमेंशंस मिलीमीटर्स में है। This is again 50 and this is 150 millimeter। हम इस एग्जाम्पल में आगे बढ़े, एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा। ये पूरी फिगर सिमेट्रिक है, ये जो बीच वाला पार्ट है सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो इस केस में हम जो एक्सेस गुजारेंगे ये रहा हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु यहां पर होगा। ये रही एक्स एक्सिस और ये रहा इसका वाई एक्सिस। अगले लेक्चर में हम जो दो एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम मूल बिंदु यहां नहीं रखेंगे। कहां रखेंगे वो तब बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों चेंज किया। अगर फिगर सिमेट्रिक है, फिगर सममित है, एक अक्ष से जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है, मिरर इमेज है, सो बीच में से बिल्कुल बीच में से वाई एक्सिस रखिए और एक्सिस उधर ले जाइए। फायदा क्या है? फायदा क्या है? हमारा आधा कैलकुलेशन बच जाएगा। क्यों? लेकिन उसके पहले हम जो हमको इस पार्ट में करना है उन चीजों को पहले करना है। सबसे पहले इस पूरी फिगर को हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे। ये पूरी फिगर हम दो हिस्सों में बांट देंगे। जैसा हमने उधर भी कहा था, एक अर्धवृत्त माना था, रेक्टेंगल मान लिया था, ट्रायंगल। तो जैसा हमको फिगर दिया जाए उसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सो एक पार्ट हमने ये ले लिया नंबर 1 और एक पार्ट ये हो गया नंबर 2। ऊपर वाले पर नंबर 1, नीचे वाले पर नंबर 2 दे दिया। नंबर 1 जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर ये, इसको नाम दे दिया स्मॉल g। नीचे का जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसको नाम दे दिया हमने g2। अब इससे यह हुआ कि g2 का जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 150 का आधा यानी कि 75, y कोऑर्डिनेट आ गया। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 150 तो पूरा चलेगा, प्लस 50 का आधा यहां से लेकर यहां तक 25 तो हो गया 150 प्लस 25 175 175। दूसरी बात, जरा x कोऑर्डिनेट पे चर्चा कर लेते हैं। तुरंत आपको भी पकड़ में आ जाएगा कि x कोऑर्डिनेट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चूंकि y एक्सिस पर है इस वाले रेक्टेंगल में और इस वाले रेक्टेंगल का सेंटर g1 g2 इसी y एक्सिस पर है, तो दोनों ही पार्ट के x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो हमें वो x बार निकालने की जरूरत नहीं, हमारा काम केवल y बार से ही हो जाएगा। सो x बार इज 0 क्योंकि दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, तो a1
a1 x1 a2 x2 खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम जरा a1 निकाल लेते हैं। a1 कितना हो जाएगा? सो a1 इज व्हाट 150 into 50 and 150 into 50, this a1 is 7500 millimeter raised to the power 4. a2 is 150 into 50, again 7500 millimeter raised to the power 4. y1 इसका y कोऑर्डिनेट 150 पूरा गया प्लस 50 का आधा 175। y2 क्या होगा इसका? तो ये तो 150 का आधा हो जाएगा, यानी कि 150/2 इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर। मिलीमीटर लिखा नहीं है, आप मान लीजिए मिलीमीटर में है। सो y बार इज इक्वल टू a1 y1 a2 y2 a1 प्लस a2, वैल्यूज रख देंगे 7500 y1 कहां है? ये रहा 175, फिर से 7500 y2 कहां है? ये रहा 75 अपॉन 7500, जो कि दोनों एरिया सेम है 7500, दिस इज 125 मिलीमीटर। चेक कर लेते हैं, दिस इज 125 मिलीमीटर। आ गया? इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरी फिगर का जो टोटल फिगर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। इसको आप नोट कर लिया आपने। अब इसको जरा लोकेट कर लेते हैं, है कहां? ये देखिए 125 यहां से ऊपर चलिए, यहां से 125 ऊपर, 150 ये है, यानी और ये 75 है, ये रहा सेंटर ऑफ दिस टी सेक्शन। टी सेक्शन का सेंटर ये रहा, एंड दिस डिस्टेंस इज 125। सबको बात समझ आ गई? नाउ अब हम इसको रब कर देते हैं, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी फिगर इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज वी विल बी रीडिंग दिस वैल्यूज। बोर्ड पे भी दिखा दी गई है। अब हमें निकालना है I x g1। ये क्या है? हम नाम से समझते हैं। x एक्सिस के पैरेलल, यानी इस x एक्सिस के पैरेलल g1 से जो x एक्सिस ऐसे गुजरेगी, ये वाली, इसके अबाउट रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो जाएगा? 150 into 50 Q upon 12. Okay? And this value is 1.56, आगे के डाटा में नहीं लिख रहा हूं, into 10 raised to the power 6 millimeter raised to the power 4. Now, अब समय आ गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करने का। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस पे निकाला है रेक्टेंगल 1 का, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आपको निकालना है ये एक्स एक्सिस, इसके अबाउट आपको निकालना है। यानी दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने इस एक्सिस पे निकाला है, जीवन स्मॉल जीवन से गुजरने वाला, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करना है इस एक्सिस पर जो कि कैपिटल जी से गुजरती हो। इसको हम लोग नाम दे देंगे I x1 इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IC, याद करिए IC हमने वहां इस्तेमाल किया था, वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी I x g1 प्लस, फिर क्या था? एरिया इनटू दोनों एक्सिस की बीच की डिस्टेंस। इसको हम लोग ने उधर फार्मूले में पढ़ा था, h पढ़ा था। अभी वैल्यू कितनी होगी? यहां से ये वैल्यू 125 है, ये वैल्यू 25, ये वैल्यू 25, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस डिस्टेंस इज 50। सो दिस इज
50 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आप रख देंगे 1.56 इंटू 10⁻⁶। एरिया 7500 इंटू 50 स्क्वायर। तो 1.56 this 50 square, this is 20.31, this is 20.31, आगे भी डाटा है इसका 25 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर रेज़ टू द पावर 4। ये क्या है? ये है इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस पे खास बात क्या है? ये एक्सिस इस टी सेक्शन के सेंटर से गुजरती है। सिमिलरली आई एक्स G2 इसके लिए ये कौन सी एक्सिस कहां से है? ये वाली, ये वाली। तो ये हो जाएगा 150 क्यू अपॉन 12 and this value is 14.06 into 10⁻⁶ मिलीमीटर। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो कि आपने G2 पे निकाला, इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल G पर। ट्रांसफर तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसको नाम दे देंगे हम लोग IXX2। तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी IXX G2 प्लस एरिया। दिस टाइम अब कौन सा तुम्हें लेना है? H, इसको हम H1 मान लेते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी H2 का स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 14.06 इंटू 10⁻⁶। एरिया आ जाएगा इंटू H2। अब H2 सोचिए, नीचे से कैपिटल G की वैल्यू 125, नीचे से G2 की वैल्यू 75, 125 में से 75 निकाल दिया और इसका स्क्वायर। एंड दिस वैल्यू इज 32.81 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर की पावर 4। अब पूरी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पर, पूरी फिगर का टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पर हो जाएगा IXX1 IXX2, that means IXX1 this value plus this value, and this answer shall be 53.125 into 10⁻⁶ मिलीमीटर की पावर 4। ओके, आपको जहां भी कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन जरूर आप मुझसे शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग जब x निकाल लिया है तो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने x के लिए काम किया है वैसे ही y के लिए काम करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहां पर एक असाइनमेंट छोड़ना चाह रहा हूं कि y जैसे x किया वैसे y करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? मेथड ही रहेगा। मैं आपको आंसर दे रहा हूं तो आपने आंसर क्या अचीव करना है? 15.625 इंटू 10⁻⁶ ही रहेगा मिलीमीटर रेज़ टू द पावर 4। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this T section, about the x axis, this about the y axis, this, और ये कौन से एक्सिस? जो about axis passing through centroid, passing through centroid, और centroid आपको मैंने पढ़ाया था, यानी इसके सेंट्रोइड से गुजरने वाली जो एक्स एक्सिस पर है वो ये वाली वैल्यू आ गई, इसके सेंटर से गुजरने वाली वाई एक्सिस वो वैल्यू ये आ गई। सो आई होप कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, अभी तो इन्होंने सिंपल सा टी सेक्शन लिया है,
अभी हम एल सेक्शन लेंगे, हम सी सेक्शन लेंगे, और ऐसा अभी तो जो सेंटर देखिए बच्चों आया है वो इस फिगर के अंदर है। हम आगे ऐसा सेक्शन लेंगे कि सेंटर जो है फिगर में होगा, नहीं फिगर से बाहर होगा, हवा में होगा, तो वहां कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। वी विल लर्न ऑल दिस एक्टिविटीज इन आवर लेक्चर नंबर 5। टिल देन आप चैनल को पसंद करिए, लाइक करिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि और कोरोना का समय चल रहा है। मास्क पहनिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार में अपने छोटे भाई बहनों का और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।